गन्ने में बहुत से रोग कीट लगते हैं जो गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई टॉप बोरर, स्टम्प बोरर के लिए ही दवाओं को डालते हैं। बाकी तरह के कीट लगते हैं तो उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो कीट ऐसे होते हैं कि गन्ने की फसल को 5 से 10-15% तक नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन मुख्य कीट गन्ने की फसल में लगते हैं जो ज़्यादातर नुकसान पहुँचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम कौन सा कीटनाशक डाल सकते हैं, जो हम कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं उसको कैसे डालें, कितनी मात्रा डालें और कितनी बार डाल सकते हैं, इस पे हम पूरी बात करने वाले हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, ये गन्ने के खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। आपको पूरा वीडियो देख लेना चाहिए। कमेंट में बताइएगा क्या आप इन कीटों की देखभाल के लिए दवाओं को यूज करते थे या नहीं करते थे, और कौन से कीट की रोकथाम के लिए कौन सी दवा को डाला है और कितनी मात्रा में डाला है। क्योंकि गन्ने की और भी बहुत सी वीडियो आने वाली हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, गन्ने में लगने वाले मुख्य कीट जो होते हैं वो है तनाछेदक, जिसमें से सूट बोरर जिसको बोलते हैं, इसके बाद डंठल बोरर एक होता है जिसको स्टाक बोरर नाम से जानते हैं, और शीर्ष बेधक यानी टॉप बोरर। ये 3 तरह के तो बेधक कीट लगते हैं। इसके अलावा और भी कीट लगते हैं। अब ये कीट जो है गन्ने को नीचे से, ऊपर से या तने को छेद करके नुकसान पहुंचाते हैं, यानी उसको खा करके नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गन्ना सूख जाता है। कुछ कीट शुरुआती अवस्था में लगते हैं तो कुछ कीट बाद में लगते हैं, कुछ कीट बीच में किसी भी टाइम लग सकते हैं। नुकसान सभी से होता है और सभी से बचाव करना भी ज़रूरी होता है। दूसरा जो कीट है वो है दीमक। दीमक बुआई के बाद में जब जड़ निकलना चालू हो जाती है तो जड़ को काट करके खा जाती है, ख़राब कर देती है, जिससे पौधा सूख जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है, या जो ब्रांच निकल रही होती हैं वो नहीं निकल पाती हैं। तो इससे भी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और दीमक शुरुआत में भी नुकसान पहुंचाती है, और बारिश के बाद में जो समय आता है उस टाइम पर जो जड़ ऊपर गन्ने की बनती है तो वहाँ तक भी पहुँच जाती है। बाद में भी इतना गन्ना सूखता जाता है उतना खाना चालू कर देती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान 5 से 10-15% तक भी नुकसान हो जाता है। तीसरा कीट है गुलाबी इल्ली। इसको पिंक बोरर बोलते हैं, जो गन्ने में शुरुआती अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। इसको पिंक बोरर भी बोलते हैं, जो बहुत से किसान भाई इस कीट के बारे में जानते ही नहीं हैं। चौथा कीट है मिलीबग या पायरिल्ला। मिलीबग और पायरिल्ला ये पत्तियों के नीचे से रस चूस करके नुकसान पहुंचाते हैं, नीचे बैठ करके रस को चूस करके नुकसान पहुंचाते हैं। पायरिल्ला का वयस्क कीट भी नुकसान पहुंचाता है, बाद में अंडा रखता है, और प्यूपा भी नुकसान पहुंचाता है। मिलीबग में भी कुछ इसी तरह का होता है। तो ये सब कीट लगते हैं। इसके अतिरिक्त सफ़ेद गिडार यानी वाइट ग्रब जो लगती है वो भी जड़ को खा जाती है और गन्ना का पौधा सूख जाता है। तो ये ऐसे कीट हैं जिनसे गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, तो इनसे बचाव भी करना ज़रूरी है। सफ़ेद गिडार जो है गन्ने की शुरुआत में जब जमा होता है उस टाइम से लगा करके, और 30 से 40 दिन की अवस्था तक जब गन्ना होता है उस टाइम तक नुकसान पहुंचाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा कीट किस टाइम पर नुकसान पहुंचाता है, उसी आधार पर आपको दवाओं को डालना है। अब कीटनाशक जो हैं वो अलग अलग डालने पड़ेंगे। जैसे तनाछेदक है, अब तनाछेदक जो मैंने उधर बताए थे जितने प्रकार के, जो 4 प्रकार के हैं, जैसे टॉप बोरर हो गया, जो छेदक कीट हैं, बोरर कीट हैं, तनाछेदक यानी तनाछेदक, चोटी बेधक, डंठल बेधक और पिंक बोरर, ये जो चारों प्रकार के तना छेदक कीट हैं, इनकी रोकथाम के लिए कुछ दवाएं हैं उनको आप डाल सकते हो। जैसे फिप्रोनिल आती है। फिप्रोनिल दानेदार और लिक्विड दोनों में मिल जाती है। दानेदार में 3% GR की आती है और 6% GR की आती है। 3% GR की जो आती है उसकी 10 से 15 किलोग्राम आप मात्रा डाल सकते हो, जो बुआई के टाइम भी डाल सकते हो या बाद में कीट जब लगता है तो उस टाइम पर भी डाल सकते हो। दूसरी है दानेदार 6% GR, इसकी 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा डालनी पड़ेगी, जो कि आप बुआई के टाइम और बाद में कीट लगने पर भी डाल सकते हो। लिक्विड में जो फिप्रोनिल आती है 5% SC फार्मूले में आती है। इसकी 800 ml से 1 लीटर मात्रा आप डाल सकते हो।
जो कि कीट के आधार पर, अगर कम कीट लगा हुआ है तो कम कीटनाशक डालो, अधिक लगा है तो अधिक डाल सकते हो। दानेदार सिंचाई के पहले, सिंचाई करते समय या सिंचाई के बाद में डाला जा सकता है। इसे किसी भी उर्वरक के साथ में आप मिला करके डाल सकते हो, अकेला भी डाल सकते हो या आप मिट्टी में भी मिला करके डाल सकते हो। लिक्विड जो कीटनाशक होता है फिप्रोनिल, उसको सिंचाई के 48 से 72 घंटे के अंदर डाल देना है। इसको पहले भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो। पहले अगर डालना है तो ड्रेंचिंग विधि से डालना है, बाद में आप स्प्रे भी कर सकते हो, ड्रेंचिंग में भी डाल सकते हो या साथ में आप डाल सकते हो। मात्रा मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी मात्रा जो है आपको 800 ml से लगा करके 1000 ml यानी 1 लीटर तक डालना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मात्रा जो डाल रहे हो उसमें पानी की मात्रा भी ध्यान रखना है। अगर 800 ml डाल रहे हो तो 150 लीटर पानी लीजिए। अगर आप 1 लीटर ले रहे हो तो 200 लीटर पानी ले करके आप दवा को अपने खेत में डाल सकते हो। दूसरी दवा है क्लोएंट्रानिलीप्रोल। क्लोएंट्रानिलीप्रोल आजकल बहुत सी कंपनियों की मिल रही, अलग अलग परसेंटेज में मिल रही है। तो दानेदार भी मिल रही है और लिक्विड भी मिल रही है। दानेदार में अगर हम बात करें तो ये 0.4% GR में आती है और इसकी 1 एकड़ में 7 से 10 किलोग्राम डालने की आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखना है, बुआई के टाइम अगर डाल रहे हो तब भी इसको डाल सकते हो और बुआई के बाद जब 60 दिन का गन्ना होता उस टाइम तक दानेदार को डाला जा सकता। 60 दिन प्लस अगर गन्ना हो गया है तो दानेदार आपको नहीं डालना है, बाद में इतने अच्छे इसके रिजल्ट नहीं आते हैं। इसको आप सिंचाई करते समय यूरिया के साथ में मिला करके डाल सकते हो। 35 से 45 किलोग्राम यूरिया साथ में मिक्स कर लीजिए और उसके बाद डाल सकते हो। बाकी ग्रोथ प्रमोटर आदि अगर डालना चाहते हो या कोई दूसरी उर्वरक डालना चाहते हो तो उसके साथ भी मिला करके डाला जा सकता है। लिक्विड में अगर आप इसको डालना चाह रहे हो तो लिक्विड में क्लोएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC में जो आती है, इसको सिंचाई करने के पहले ड्रेंचिंग विधि से डालना रहेगा, जो कि 150 से 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आपको पौधे के जड़ों के पास डाल देना है, जिससे ये आसानी से पौधे के अंदर पहुंच जाएगी। जड़ के नज़दीक जाओगे तो पौधे के अंदर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये सिस्टेमिक दवाएं जो होती हैं ड्रेंचिंग में काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। और दूसरी दवा है क्लोएंट्रानिलीप्रोल जो 10% और उसके साथ में लैम्डासाइलोथ्रीन 5% की मात्रा आती है। इसको भी आप ड्रेंचिंग विधि से भी डाल सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो। अच्छे रिजल्ट के लिए सिंचाई से पहले ड्रेंचिंग करें, जिससे जो है ये अच्छे से काम करेगी। पानी की मात्रा 200 लीटर तक आपको इसमें भी रखनी है। तीसरी क्लोएंट्रानिलीप्रोल की जो नई दवा अभी आई है वो 47.8% है, जिसको आप सिंचाई के पहले ड्रेंचिंग विधि से डालोगे और इसकी 50 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आपको ड्रेंचिंग कर देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर ड्रेंचिंग करने के सिंचाई कर देना है। अगर आप लेट जाते हो, ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है तो थोड़ा इसका रिजल्ट कम मिलता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसको अपने गन्ने में बुआई से लगा करके और किसी भी टाइम तक डाल सकते हो, जिस टाइम तक कीट आपको लगा हुआ दिखाई पड़ता उस टाइम तक डाल सकते हो। तो तीसरी दवा है फ्लुवेंडामाइड 20% WG की, जो फेम नाम से आपको मार्केट में मिलती है। 50 से 70 ग्राम प्रति एकड़ इसको डालने की आवश्यकता रहती है। 150 से 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके इसको स्प्रे करना पड़ेगा और इसको आप सिंचाई करने के बाद में डालें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसको पत्तियों पर स्प्रे करना रहेगा। तो भी जो कीट होते हैं, जो तना छेदक हो गया या टॉप बोरर हो गया या पिंक बोरर हो गया जो होते हैं, या बाहर ऊपर के भी जो कीट लगते हैं वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। तीसरी दवा है थायोमेथाक्सम 25% WG। थायोमेथाक्सम 25% WG एक सिस्टेमिक दवा ये भी है। इसको पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हो, ड्रेंचिंग विधि से भी डाल सकते हो। अगर ऊपर से कोई कीट लगा हुआ है तो आप ड्रेंचिंग ना करें तो स्प्रे कर दें। अगर ऊपर से कीट नहीं लगा हुआ, तना छेदक जैसे कीट लगे हुए हैं, गन्ने के अंदर के कीट लगे हुए हैं,
तो आप इसको ड्रेंचिंग कर दें और ड्रेंचिंग करने के बाद में सिंचाई कर दें। तना छेदक और रस चूसक दोनों तरह के कीटों पर ये अच्छे से काम करती है। इसकी जो मात्रा रहेगी वो 150 ग्राम से 250 ग्राम प्रति एकड़ रहेगी। कीट के आधार पर पानी की मात्रा आपको 150 से 200 लीटर रखनी है। दूसरी एक और दवा आती है थायोमेथाक्सम की 75% की मात्रा में। इसकी भी ड्रेंचिंग विधि से प्रयोग करना है, इसको स्प्रे नहीं करना है, ड्रेंचिंग विधि से करना है। 50 से 75 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए इसकी पर्याप्त रहती है। डालने के बाद आप सिंचाई कर दो, जितनी जल्दी सिंचाई कर दोगे उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा कीट जो होता है दीमक, दीमक और सफ़ेद गिडार दोनों मिट्टी के अंदर कीट होते हैं और दोनों जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जड़ काट देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं गिडार और पौधा सूख जाता है या नए ब्रांच नहीं निकल पाते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो दीमक और सफ़ेद गिडार से बचाव के लिए बुआई के समय फिप्रोनिल 0.3% की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा डाल दो, या फिर 0.6% की 6 से 8 किलोग्राम मात्रा डाल सकते हो, जो खाद में आप मिला करके डाल सकते हो, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 200 ml से 250 ml मात्रा में बीज को उपचारित करके बुआई कर सकते हो। बाद में अगर हम बात करें कि बाद में जो अगर लगता है दीमक या सफ़ेद गिडार, तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की इसकी 400 ml मात्रा से लगा करके 500 ml मात्रा का घोल बना करके सिंचाई के समय, सिंचाई के पहले जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर सकते हो। फिप्रोनिल 5% SC की 800 ml से 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग कर सकते हो। क्लोरोपाइरीफास 20% EC की 1 लीटर से 1.5 लीटर मात्रा सिंचाई करते समय या सिंचाई करने के बाद में मिट्टी में मिला करके या उर्वरक के साथ में मिला करके डाला जा सकता है। सिंचाई के समय सिंचाई पानी के साथ में भी चलाया जा सकता है। क्लोरोपाइरीफास 50%, साइपरमेथ्रिन 5% EC की 500 से 600 ml मात्रा को भी सेम मिट्टी में मिला करके या उर्वरक के साथ या सीधे पानी के साथ में चलाया जा सकता है या खेत में स्प्रे किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप इन दवाओं को डालोगे तो दीमक से भी बचाव हो पाएगा। अब इसके बाद आते हैं रस चूसने वाले कीड़े, जिसमें पायरिल्ला और मिलीबग है। ये वयस्क कीट अंडे और प्यूपा अवस्था में होते हैं, जिसमें वयस्क कीट पत्तियों का रस चूस करके नुकसान पहुंचाता है, प्यूपा जो है पत्तियों का रस चूस करके नुकसान पहुंचाता है। हरित लवक की मात्रा कम हो जाती है, पौधे भोजन सही ढंग से नहीं बना पाते हैं और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका सीधे सीधे उत्पादन पर फर्क पड़ता है। गन्ने का वजन भी कम हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए चाहे वयस्क कीट हो, चाहे प्यूपा अवस्था में हो, चाहे अंडे अवस्था में हो, सब में बहुत अच्छे से ये दवाएं कंट्रोल कर लेंगी, जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखो, थायोमेथाक्सम जो सेम डोज मैंने पहले बताई है, उस तरीके से आप डाल सकते हो। उसमें ड्रेंचिंग करना था, इसको आप पौधों के ऊपर पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हो, जिससे अच्छी तरीके से वयस्क कीट हो या प्यूपा हो या अंडे हो मर जाएंगे। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की जो है उसकी 250 ml से लगा करके 400 ml मात्रा ले करके आप 200 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हो, या फिर लैम्डासाइलोथ्रीन जो है 9.5%, थायोमेथाक्सम 12.6% की 150 ml से 200 ml मात्रा का घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हो, या फिर लैम्डासाइलोथ्रीन 5% की इसकी 300 ml मात्रा से लगा करके 500 ml मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हो, या प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% की 600 ml से लगा करके 1 लीटर मात्रा डाली जा सकती है, या क्लोरोपाइरीफास 50% की जो मात्रा मैंने पहले बताई है सेम उतनी मात्रा लेकर के और पत्तियों पर स्प्रे कर देना है। तो जो पायरिल्ला और मिलीबग जैसे कीट हैं उनसे भी आसानी से बचाया जा सकता है। अगर बाद में फिर से दिखाई पड़ते हैं कीट, तो फिर से आपको एक बार स्प्रे कर देना है। पहले जो दवा डाली है उस दवा को दोबारा नहीं डालना है, नहीं तो कीट नियंत्रण इतने अच्छे से नहीं होगा।
अब ये सब कीट लगते हैं, एक कीट और छूट गया है जिसका नाम है थ्रिप्स। थ्रिप्स आपने देखा होगा कि पौधा जब 50-55 दिन का हो जाता उसके बाद में पत्तियों पर छोटे छोटे लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं, पत्तियां झुलसी हुई दिखाई पड़ते हैं, यहाँ तक जो नई पत्ती निकलती है वो भी जो है जंग लिए हुए निकलती है, यानी उस पर भी उसी प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये थ्रिप्स होती है और थ्रिप्स पर बहुत से किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं या अलग अलग दवाओं को डालते हैं जिनका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आपके खेत में इस तरीके की पत्तियों पर समस्या दिखाई पड़ रही है या शुरुआत में जो ऊपर की सबसे पुनगी होती है वो जंग जैसे दिखाई पड़ रही है तो आपको दवाओं को डाल देना चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड जो होती है वो 70% लीजिए, इसकी 80 से 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हो। फिप्रोनिल 5% SC की 600 ml से लगा करके 1 लीटर स्प्रे कर सकते हो। इमिडाक्लोप्रिड 70% की जो होती है वो तो मैंने पहले बता दिया, 17.8% की जो है वो 400 से 600 ml मात्रा लेकर के स्प्रे किया जा सकता है। तो जो थ्रिप्स होती है वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन थ्रिप्स से बचाव के अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो जो दवा एक बार स्प्रे किया है उसको दोबारा नहीं डालना है, 15 दिन के अंतर पर दोबारा एक बार फिर से दवा डाल दीजिए तो जो थ्रिप्स की समस्या है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो मुख्य कीट गन्ने में लगते हैं जो अधिकतर गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे उत्पादन हो चाहे पौधे की ग्रोथ विकास हो, उसमें काफ़ी समस्या पैदा करते हैं, उससे बचाव किया जा सकता है। और ध्यान ये रखना है कि पानी की मात्रा आपको सही डालनी है और दवा को सही टाइम पर डालना है। अगर आप लेट डालते हो तो भी इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे क्योंकि कीट तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि जो क्लोएंट्रानिलीप्रोल है इस दवा को चाहे आप दानेदार डाल रहे हो या लिक्विड डाल रहे हो एक बार ही डालना है। 6 महीने के पहले तो आपको दोबारा नहीं डालना है। अगर दोबारा कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो 6 महीने के बाद ही डालें। कोशिश करें कि दोबारा ना डालें, दूसरी दवाएं जो हैं उनका दोबारा यूज कर लें क्योंकि ये ग्रुप 28 की दवा होती है और ग्रुप 28 की दवा एक फसल में एक ही बार डाली जा सकती है। दोबारा डालने पर शारीरिक स्वास्थ्य को काफ़ी अधिक नुकसान पहुँचाती है और पौधे को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है। फ़ायदे की जगह पौधे पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और ख़ास तौर से हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्लोएंट्रानिलीप्रोल चाहे आप दानेदार ले रहे हो या लिक्विड ले रहे हो एक बार ही दवा को यूज करें। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी की आपने दानेदार डाल दी, दूसरी कंपनी की आपने लिक्विड डाल दी, या एक दवा को पहले डाल दिया फिर दूसरी कंपनी की उसी दवा को आप दोबारा डाल रहे हो। इससे क्या होता है आपको ये चीज़ें सीधे दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए नुकसान होती हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। आप भी अगर खाते हो तो आपको नुकसान होगा या दूसरा कोई खाएगा तो उसको नुकसान होगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने उन सभी कीटों को शामिल सभी चीज़ों को बता दिया। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ छूट गई है कीट को लेकर के तो कमेंट में बताइएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। या आगे गन्ने पर किस चीज़ पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। बाकी किसान भाइयों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी दूसरे किसान भाइयों तक कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं नए वीडियो के साथ।